गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माई सेल्फ रमेश सिंगाड़े। और आज हम देखेंगे कि यूपीएससी और एमपीएससी का जो बंदे होते हैं उनको मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, कैसे करना है। ठीक है, सो हम आज इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। I am joint director of Global Academy Nagpur, and I have given two civil services interview in 2018 and 2016, and also I have given 4 UPSC mains, that is 2016, 17, 18 and 20। ठीक है, अभी आपको ये सब बताने की क्या जरूरत है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच क्लोज टू द पोस्ट, अभी तक मुझे एक भी पोस्ट नहीं मिला है। ठीक है, सो ऐसी जो जर्नी होती है यूपीएससी की, इसमें अगर आपको आखिर में सफलता हासिल करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी जिस जिस चीज़ की, उसको क्या नाम है, मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इस सेशन में कि आपको कैसे मोटिवेट करना है खुद को, क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की। सो अभी सबको पता है कि नाउ दिस इज कोविड टाइम। ठीक है, कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा आपकी जो मतलब प्रिपरेशन की जो, दिस इज वर्स्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और एनीथिंग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सर्वाइवल है इस चीज़ में। कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वाइवल है। तो हमको मोटिवेशन इज नाउअडेज मोटिवेशन इज टू मच नेसेसरी। अभी सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल अनस्टेबिलिटी। ठीक है, सो आप इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। सो पहले तो हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन की जरूरी क्या है यूपीएससी और एमपीएससी एग्जाम में। आज के दिन में वाई मोटिवेशन इज सच अ नेसेसरी थिंग। अगर आप नॉलेज में थोड़ा कम हो और आपका स्पिरिट और टेम्परामेंट अच्छा हो तो इवन इन दैट केस यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम्स, दीज आर वेरी लेंथी एग्जाम्स। अभी देखो यूपीएससी का जो प्रोसेस रहता है, यूपीएससी एंड एमपीएससी ऑल्सो, सो दैट प्रोसेस इज अराउंड 1 कंप्लीट ईयर। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर देते हो तो एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स, 1 से 1.5 साल का इस पूरा प्रोसेस होता है। प्रीलिम से लेके फाइनली आपके रिजल्ट और जो आपका अपॉइंटमेंट रहेगा, उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज वेरी लेंथी। ठीक है, दैट सो ये पूरे प्रोसेस में एंड्योरेंस रखना इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ दिस एग्जाम्स। देखो यूपीएससी का तो आपको पता होगा कि 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, सो बहुत सारे बंदे जो होते हैं बार बार प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। दे गिव 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट एंड दे कुड नॉट क्लियर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि बच्चे जैसे प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स फेल कर गए तो अगले पूरे साल उनके पास कुछ नहीं करने का रहता है। एंड तो फिर वो क्या होता है, पूरा पूरा साल वेट करते हैं कि अगला प्रीलिम कब आएगा। और जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स मेंस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। प्रीलिम दे देंगे, मेंस, जैसा मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि आई हैव रिटन 4 मेंस, आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज एंड पोस्ट नहीं मिलने के कारण फिर से आई हैव टू कम टू प्रीलिम्स। तो ये जो चक्रव्यूह है ये बहुत आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है, आपके लाइफ का जो पीस होता है, माइंड का स्टेबिलिटी सब आपसे छीन लेता है। ठीक है, तो इसके लिए जो नेचर ऑफ एग्जाम है उसमें आपको मोटिवेटेड रहना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ दिस नेचर। जो अपना एमपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम्स होता है, दीज आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। अगर आपने लास्ट के 4 या 5 साल के पेपर देखे होंगे यूपीएससी और एमपीएससी दोनों के, सो उनका जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक बनते जा रहा है। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ रेफरेंस बुक पढ़ लिए, एनसीईआरटी से सब कवर कर दिया, एंड देयर वर मेनी स्टैटिक क्वेश्चन, जो जिसको हम फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते थे। बट नाउ डेज राइट सिंस 2017 यूपीएससी में और फॉर एमपीएससी 2018 से पैटर्न इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। ठीक है, आपको यही पता नहीं चलेगा कि पेपर कौन से सब्जेक्ट पे आएगा, पेपर का एनालिटिकल ज़्यादा होगा कि फैक्चुअल होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेवल ऑफ कंपटीशन है, कोविड हो या बहुत सारे रीजंस है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है, फर्स्ट थिंग इज दैट पहले तो लोगों को पता नहीं होता था,
बट अभी लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दो तरह की कंपटीशन होती है। फर्स्ट होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव कंपटीशन, मतलब क्या, कितने लोग दे रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल अपियरिंग फॉर दैट एग्जाम। पहले तो यूपीएससी के लिए हार्डली 3 to 4 lakh people used to give this exam, and nowadays around 6 to 7 lakh people are appearing for the prelims. ठीक है, सो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है कंपटीशन। सो दिस इज नोन एज अ क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन। एंड सेकेंड चीज जो होती है क्वालिटी ऑफ कंपटीशन, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि रिसोर्सेस मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। पहले तो ये होता था कि एनसीईआरटी पढ़ो और बेसिक बुक्स पढ़ो, खुद से पढ़ना होता था। तो अभी क्या हुआ है, देर आर सो मेनी रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन, सारी चीज़ें अभी रूरल एरिया में भी और जो है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेवल ऑफ कंपटीशन इज टू मच इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोस्ट तो उतने बढ़ नहीं सकते, पोस्ट आर इन मैक्सिमम 800 to 1000 तक पोस्ट निकालते हैं, और देने वाले जो बंदे हैं, एंड साइमल्टेनियसली बहुत सारे बंदे कम से कम 6 to 7 8 9 अटेम्प्ट देने वाले लोग होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली कंपटीशन में रहते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, ही हैज क्रैक्ड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम थ्राइस, 3 times continuously he is cracking it. So this is the level of competition। एक एक मार्क पे कम से कम 10 से 15 बच्चे रहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको अगर टैकल करनी है, तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थ्रू आउट द योर, मतलब जो आपका एग्ज़ाम साइकिल रहेगा, उसमें आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट रहना है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि मोटिवेशन, देखो ऐसा है कि एक बार मोटिवेटेड हो गए और फिर से कोई ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट पोस्ट निकाल दी, ऐसे तो होने से रहा। ठीक है, सो मोटिवेटेड हमको बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं या लैपटॉप चार्ज करते हैं, वैसे ही हमको खुद को भी चार्ज करना पड़ता है, खुद के दिमाग को, खुद के मन को हमको बार बार मोटिवेटेड रखना पड़ता है। तो उसके 3 रीजन है क्यों करना पड़ता है हमको। फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। बेसिकली ऐसा है कि इंसानी जो दिमाग होता है या दिल होता है, उसको एक बार मोटिवेशन से काम नहीं चलता, उनको बार बार, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, कोई भी एनसीईआरटी आप पढ़ लो, तो उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा, फिर आप सोचोगे यार 2 दिन में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। सो जो आप पढ़ाई करते हो उसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है। देखो, आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, फिर दूसरे दिन आपका बहुत कम आता है, फिर आप कंटिन्यूसली कम पे रहते हो, देन आप मोटिवेशन, कोई वीडियो देख लोगे, कोई वेब सीरीज देख लोगे एस्पिरेंट जैसी, फिर आपका पढ़ाई ज़्यादा होगा, फिर कम होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मोटिवेट डिमोटिवेशन मोटिवेशन। तो ऐसा चलता रहता है। बट आपको क्या करना है, आपको अगर कंसिस्टेंटली आप खुद को रिचार्ज करो, खुद को मोटिवेटेड रखो, तो आपको ऐसा हमेशा ग्राफ आपका ये जो स्टेडी स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। कम से कम आप थोड़ा सा तो वेरिएशन ऑब्वियस है, बट एटलीस्ट हम आपको ये इंश्योर करना है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन हो, मिनिमम लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, इसको आपको बनाए रखना है। अभी कैसे करना है हम देखेंगे इसी सेशन में। ठीक है, सो देर आर ऑल्सो इश्यूज विद कंसिस्टेंसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोज आपको मंडे और ट्यूसडे को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन वेनसडे में फिर दोस्त के बर्थडे की पार्टी थी, या फिर किसी की शादी में जाना था, या कोई रिलेटिव आ गया, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना था। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि कंसिस्टेंसी के इशू रहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के फेज में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, पहले 2 महीने में इतना पढ़ेंगे कि 6 महीने का पढ़ाई करेंगे, और बाद के 6 महीने फिर वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। दीज आर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इसको आप, इसमें क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी हमेशा बनाए रखनी है। एंड थर्ड इज ड्रेन थियरी। ड्रेन थियरी क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज हो, तो एक बार आपने उस पर सोचना चालू कर दिया कि मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर एक बार आपके मन में ये डाउट आया, ये सवाल आया कि मेरा नहीं हो सकता, तो आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आने की कोशिश करे, व्हेन यू इट स्टार्टेड टू इम्पीच योर ब्रेन, एट दैट टाइम ओनली यू हैव टू पूरा टैकल करना है उस चीज। कोई भी निगेटिव थॉट को आपके मन में एंट्री ही नहीं देनी है। अगर एक बार वो घुस गया,
तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 2-3 घंटे बाद आपको फिर आपको समझेगा कि आपने 3 घंटे तो वेस्ट कर लिए, बाद में वो 3 घंटे वेस्ट करने की आपको फिर से रिग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रेन थियरी। कोई भी निगेटिव थॉट को मन में एंट्री ही नहीं देनी है, उसको एंट्री पॉइंट पे ही, जैसे कोई अगर गुनहगार होता है तो उसको चेक पॉइंट पे ही रोक लेना चाहिए, वैसा कोई नेगेटिव थॉट हो, कोई भी डिमोटिवेटेड करने वाला थॉट हो, बहुत बार ऐसा होता है कि अरे यार मेरे दोस्त का हो गया, सबका हो गया, अब मेरा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि 3 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है डिमोटिवेशन के कारण होती है, तो आपको इन चीजों से हमेशा दूर रहना है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि खुद को सेल्फ मोटिवेटेड, देखो मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो आप कोई मोटिवेटेड वीडियो देख लो, सॉन्ग सुन लो, ठीक है, या फिर कोई आपको जो आपका सीनियर्स हो, सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स के स्पीच देखते हो, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। बट ये होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो आपको बस थोड़ा सा रिचार्ज कर देगा, लेकिन जो अंदर की दिल की आग है वो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रखेगी। आपको पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप ये कर क्यों रहे हो, जो सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हो उसके पीछे की वजह क्या है। वो जो अंदर की आग है वो आपको हमेशा एनी टाइम, अब जब भी आपको लगेगा कि गेम ऑफ थ्रोन का एक आधा एपिसोड देख लूं, कोई गेम खेल लूं, किसी के साथ डिनर डेट पे चला जाऊं, सो ये जो नॉन प्रोडक्टिव चीजें है ना, वो अगर आपके दिल की आग अगर जागरूक है तो वो आपको क्या करेगी, वो आपको मतलब ये सब चीजें करने से प्रिवेंट करेगी। जो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं मेरे को पूछते हैं कि सर अगर हम कर रहे हैं बट बाहर से कोई बोल दे कि अरे यार इसका नहीं होता, रिलेटिव्स बोलते हैं, ताने मारने वाले तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, सो उसको मतलब सेल्फ मोटिवेशन से टैकल करना है आपको। कोई आपको डिमोटिवेट करने, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर आपको कोई भी डिमोटिवेटेड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपको सेल्फ मोटिवेशन से टैकल करना है। ठीक है, सो नोबडी कैन हार्म यू और हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। मेक श्योर दैट यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सिविल सर्विस क्रैक करनी है, सो मार्क माई वर्ड, सेल्फ मोटिवेशन से बेहतर आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अभी हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे कि कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, स्पेशली जब अभी जैसे कोविड की बहुत ज्यादा, कोविड ने लोगों को दिमाग पे, मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा अटैक किया है। तो ऐसे हालात में कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट, प्लान करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लान करो। जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल नहीं बनोगे। इफ यू फेल टू प्लान, वी प्लान टू फेल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 2 प्रकार के प्लान होते हैं, फर्स्ट इज मैक्रो प्लान जिसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल पे, एंड सेकेंड इज माइक्रो लेवल पे। अभी ये मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। मैक्रो में क्या करना है आपको, कि आपको बेसिकली आपका जो अगला साल पूरा रहेगा उसका आपको जो एग्जाम शेड्यूल रहेगा, एग्जाम साइकिल आपका जो भी होगा, आपको उसके तहत आपका प्लान बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी 10 अक्टूबर को अपना एग्जाम है, 10 अक्टूबर 2021 को आपका एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अभी आज, टुडे इज 5 जुलाई, ठीक है, तो तब से लेकर 10 जुलाई तक का, 10 अक्टूबर तक का आपका पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो मैं मैक्रो प्लान में ऐसे बनाऊंगा, 5 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आई विल फिनिश विथ माई एनसीईआरटी। दिस इज आई एम गिविंग ओनली एज ए एग्जाम्पल, यू शुड मेक योर ओन प्लान। उसके बाद 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक आई विल फिनिश विथ माई जो स्टैटिक के रेफरेंस बुक होते हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, शंकर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आई विल फिनिश विथ माई जो सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट रहते हैं वो। देन entire September month I will dedicate to revision and जो comprehensive MCQ टेस्ट रहेंगे वो। ठीक है, सो ये जो 30 डेज है, एंड लास्ट के जो 10 दिन रहेंगे अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 9 तक, उसमें आपको क्या करना है, लास्ट मिनट रिविजन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसा आप मैक्रो प्लान बनाओ। उसके बाद में आपको माइक्रो प्लान बनाना है, दिस इज मैक्रो प्लान। ओके, मतलब आप अगले 3 महीने में क्या करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि माइक्रो प्लान कैसे बनाएंगे। माइक्रो प्लान क्या होता है,
कि अगर मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने हैं 15 से लेके 25 तक मेरे को सारे एनसीईआरटी खत्म करने हैं, तो पहले तो आपको ये चीज श्योर करनी पड़ेगी कि आप कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ोगे, कौन से आपको नहीं लगता है कि उनको पढ़ने की जरूरत है। जो इम्पोर्टेंट वाले हैं बुक लिस्ट तो आपके सबके पास होती है, ठीक है। सो माइक्रो प्लान बनाएंगे कि मैं आज सपोज मैं 6 जुलाई का मेरा शेड्यूल डिजाइन करूंगा कि सपोज मैं अगर 7 बजे पढ़ाई को स्टार्ट करता हूँ तो सुबह 7 से लेके 8:30 तक दिस विल बी माई फर्स्ट स्लॉट। इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, कोई भी स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एनसीईआरटी बेसिक जो भी कुछ होगा। देन 9:30 to 10:30 आई विल गो विथ माई न्यूज़पेपर रीडिंग, जो नोट्स बनाने हो। 10:30 टू, या तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि ये जो स्लॉट होता है फर्स्ट वाला 9:30 to 10:30 वाला, उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व करो क्योंकि आपको यूपीएससी का पेपर उसी समय देना है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ लेना। सो आपको ऐसा खुद का माइक्रो प्लान शेड्यूल आपके जैसा जो आपका डेली रूटीन बोलते हैं वैसा डिजाइन करना है एंड ईच डे का ईच वीक का माइक्रो प्लान बनाना है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प यू टू कीप मोटिवेटेड। अगर आपके सामने कोई सीधी बात है, अगर आपके सामने कोई टारगेट रहता है इमीडिएट बेसिस पे, तब आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप सोचोगे कि मेरा एग्जाम 10th अक्टूबर को है, ऑब्वियसली योर माइंड विल बिकम वेरी रिलैक्स, लिथार्जिक बन जाओगे आप, ठीक है। बट अगर आपको ये पता है कि मेरे को इस संडे वीकेंड को मेरे को हिस्ट्री का टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट, और मेरे को कम से कम 120 मार्क्स लाने ही हैं उसमें, तो आप बहुत अच्छे से बहुत सीरियसली पढ़ोगे, ठीक है। सो आपको दोनों प्लान रेडी रखने हैं। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर विथ योर मैक्रो प्लान एज वेल एज योर माइक्रो प्लान, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पेशेंस। अभी ऐसा होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 अटेम्प्ट देने के बाद, 3 अटेम्प्ट देने के बाद पूरा मतलब उनका मन में निगेटिविटी भरी रहती है, वो बस देने के लिए अटेम्प्ट दे देते हैं, कोई इच्छा नहीं होती, कोई मतलब ऐसा जुनून नहीं होता है, जिगरा नहीं होता है कि भाई अब जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम ऐसा है कि आप कितना भी कर लो, इवन इफ यू गिव योर 100%, देर इज नो सक्सेस ऑफ गारंटी। तो ऐसा हो सकता है कि आपने पहले अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की हो बट फिर भी ना हुआ हो, बट ऐसा होता है कि अगर आप पेशेंस से करोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सक्सेस इज नॉट ओनली मेजर इन टर्म्स ऑफ कितने साल में आप हुए या फिर कितने जल्दी हुए। बहुत सारे लोग, देर इज एन नंबर ऑफ पीपल कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, दे गॉट आईएएस, दे गॉट देयर प्रेफर्ड कैडर, ठीक है। सो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस की बात यह है कि ये एग्जाम ही ऐसा है कि जो आपका कम से कम 1.5 साल लेगा, इट विल टेक योर एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। बी वेरी पेशेंट, बी वेरी काम अबाउट दिस एग्जाम प्रोसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एंजॉय द प्रोसेस। देखो बात ऐसी होती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रेशर में पढ़ते हैं या फिर जो टेस्ट करने होते हैं, जो भी कुछ करना है, ऐसा एज ए टेक इट एज अ बर्डन। आपको ये चीज नहीं करनी है। हमेशा याद रखना कि आप करना क्यों चाहते हो। जो लास्ट मैन, जिस बंदे के लिए जो जैसा रास्ते पे जो गरीब मजदूर है, उसके लिए अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। और ये हमेशा याद रखना, ये दिस पॉइंट इज फॉर लाइफ टाइम। ये बस आपको यूपीएससी में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करेगा। अगर आप जो चीज कर रहे हो उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज वेरी, देयर इज समथिंग बिग इशू विथ यू, ठीक है। ऐसा ऐसी चीजें चुनो हमेशा कि अगर देखो आप यूपीएससी में खुद के मन से आए हो, यूपीएससी ने आपको इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं था, ठीक है। सो यू हैव टू एंजॉय दिस प्रोसेस। कोई भी आपको प्रेशर, देखो दिस इज वेरी मतलब आइडियली बोलने के लिए बहुत इजी होता है एंजॉय द प्रोसेस, बट आई नो कि दिस इज समटाइम वेरी डिफिकल्ट। बट जैसा कि मैंने बोला कि एटलीस्ट ट्राई टू एंजॉय इट। धीरे धीरे आप अपने आप खुशी होते जाती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब अगर लक्ष्मीकांत का कोई पार्ट मेरे को समझ में आए जो पहले मैं नहीं समझा था, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है कि आप प्रोसेस को धीरे धीरे एंजॉय करना चालू कर दो। आप खुद के दिल को बताना चालू कर दो कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ आई एम एंजॉइंग दैट थिंग। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान बी। प्लान बी के बारे में हमेशा आपको सोचना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद की स्लाइड्स में। सो वन थिंग यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस प्लान बी। कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में प्लान बी होना चाहिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर ऐसा होता है कि प्लान अगर बी हम अच्छा रखें तो प्लान ए से डाइवर्जन या फिर फोकस कम हो जाता है। देखो बात ऐसी नहीं है।
प्लान ए को ही आपने फर्स्ट वर्कआउट, प्लान बी कब आता है वर्कआउट में, अगर आपका प्लान ए समहाउ कोई भी रीजन के कारण फेल हो जाता है तभी आपको प्लान बी एक्टिवेट करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्लान बी रखो ही मत, ठीक है। दिस एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी ड्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आपको इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं करनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट किस चीज के कारण हो जाते हैं, उनको होता है फोमो सिंड्रोम। आपको सबको पता होगा कि फोमो सिंड्रोम क्या होता है, फीलिंग फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब क्या, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का पेज एक्टिव देख लो, अपना इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, तो कोई आपका बैचमेट शादी कर रहा होगा, किसी ने नई कार ली होगी, कोई यूरोप में हॉलीडेज मना रहा होगा, कुछ भी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपको लग रहा होगा कि आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। एंड बहुत सारे यूपीएससी में मैंने ऐसे बंदे देखे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट इस चीज से होते हैं कि यार मेरे साथ वाले जो थे, मेरे बैचमेट जो थे, बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे छूट गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा जो होता है, ये जो दिमाग, ये ख्याल दिमाग को आपके पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। आपकी मेंटल पीस हो, आपके जो इमोशंस फीलिंग्स होते हैं, सबको सप्रेस कर देता है। और इसमें इस चीज के कारण आपका प्रेशर और बर्डन बढ़ने लगता है, ठीक है। सो आपको ये चीज को कैसे टैकल करना है, दो चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट खुद के मन को ये समझाओ कि भाई जिस दिन हम बनेंगे डीएम या फिर डिप्यूटी कलेक्टर, उस दिन हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी बाकी बहुत सारे लोगों से। ये चीज आपको खुद को हमेशा बतानी है। दूसरी चीज ये है कि आपको सोशल मीडिया यूज कम करना है। ऑब्वियसली अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, ये सब सोचोगे तो आप खुद की जिंदगी कब बेहतर बनाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिनिमाइज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आप ज्यादा ही अच्छा मतलब ये करना चाहते हो, नेट का यूज करना चाहते हो, गो ऑन यूट्यूब, देयर आर सो मेनी चैनल्स ऑन स्टैंड अप कॉमेडी, देखो, सॉन्ग सुनो, ठीक है। सोशल मीडिया पे जाओगे तो जलन होगी, जेलसी होगी, ये सारी जो निगेटिव चीजें हैं उनसे आपको खुद को बचाना है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखो कि आप माना कि आपके दोस्त यूरोप में ट्रिप पे जा रहे हैं, बट उनको नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स है, क्या है, जो आपको पता है, ठीक है। सो ऐसा भी देखो, देर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन। आप जिंदगी में, ये जवानी ये दीवानी जो मूवी है, उसमें आपको एक डायलॉग है कि कितना भी भागो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो अभी आपको ये तय करना है कि आपको कौन सी दिशा में भागना है। आपको सिविल सर्विसेज करनी है कि दोस्तों के जैसा एंजॉय करना है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस फोमो सिंड्रोम। नेक्स्ट इज सैचुरेशन। सैचुरेशन कभी नहीं होना चाहिए आपको। बहुत बार देखा है कि 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट के बाद भी बंदा सेम ही किताब पढ़ रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। धीरे धीरे सैचुरेशन बढ़ने लगता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, कि जैसे आपको अगर लग रहा है कि आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप अगर बार बार वही किताब पढ़ के भी आपको स्कोर वही रह रहा है, तो इसका ये मत, दो चीजें हो सकती है, या तो आपने सोर्स गलत चुना हो, या फिर आपका जो इम्प्रूवमेंट है उसको, मतलब जो चीजें इंप्रूव करनी है, जो मिस्टेक्स आपने किए हैं उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करे पर। तो उसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टेक अ प्लेन पेपर एंड पेन, राइट डाउन योर मिस्टेक। जो भी आपने पिछले अटेम्प्ट में मिस्टेक किए थे उनको ऐसे प्रॉपरली लिख लो, 1 2 3। जैसा मेरा ऑप्शनल वीक रह गया था, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, एंड देन राइट कि उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डोंट ओनली थिंक अबाउट दिस थिंग्स, जस्ट राइट देम, पेन देम डाउन। आप जब लिखोगे तो आपको खुद की मिस्टेक, गलतियां पता चलेगी, और गलतियां सुधारने की पहली स्टेप होती है कि आप उस गलती को पहचान सको, ठीक है। तो आपको ये जब चीजें आपको करोगी तो आपको सैचुरेशन नहीं आएगा, आपका इंप्रूवमेंट होते रहेगा। जब आपका इंप्रूवमेंट होगा तो आपको सैचुरेशन नहीं आएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर एवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है। गिव अप इस चीज के कारण नहीं करना है कि मैं अब नहीं कर सकता। अगर आपका कोई जेन्युइन प्रैक्टिकल रीजन है, इन दैट केस यू कैन थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव करियर, देन इट इज फाइन। बट आप, मैं कर नहीं सकता, इस कारण आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत बंदे मैंने देखे हैं, दे वेर इक्वली कैपेबल, बहुत ज्यादा क्षमता थी उनमें, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, थर्ड अटेम्प्ट के बाद गिव अप कर दिया, दे जस्ट गिव अप, ठीक है।
तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। हमने देखा कि डूज क्या करने हैं और डोंट्स क्या नहीं करने हैं, ये मोटिवेटेड रहने के लिए। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, ये दिस इज माय वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट कोट, कि इसमें क्या बताया गया है कि यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर। सो आपको पता नहीं होता है कि आप सक्सेस के कितने करीब हो, कभी भी आपको मिल सकता है। बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सक्सेस के एकदम करीब जाकर फिर गिव अप कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को मतलब ऐसा होता है कि दे आर वेरी क्लोज बट दे नेवर नो। अभी ये देखो, ये बंदा अगर इतना डिस्टेंस कवर कर पाता, क्लियर कर पाता, तो ही कुड हैव बीन गेटिंग हिज जो खजाना है उनको मिल सकता था, बट ही जस्ट गिव अप। ये नहीं करना है, ये आपके लाइफ में कभी नहीं, बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करना पड़ता है कि एक अटेम्प्ट और दिया होता, एक मार्क के लिए और ज्यादा पढ़ा होता, एक घंटा और पढ़ा होता। सी आई विल गिव माई ओन एग्जाम्पल कि जो मेरा 2019 का अटेम्प्ट था, एट दैट टाइम आई वेस्ट वन डे कंप्लीटली। एंड वो जो डे था मैंने इकोनॉमी का अपना रिवीजन के लिए रिजर्व रखा था। वो दिन आई वॉज समहाउ ओवर कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं। तो मैंने उस दिन इकोनॉमी की रिवीजन नहीं की, मैंने फैमिली मैन का जो नया सीजन आया था वो देख लिया। पूरा सीजन आई मतलब पूरा दिन मैं वही देखता रहा। एंड एग्जाम में क्या हुआ, मेरे 3 इकोनॉमी के इजीएस्ट क्वेश्चन जो थे, जो वो बहुत बेसिक लेवल के थे, वो मैंने गलत कर दिए। एंड आई मिस द एग्जाम बाय 0.25 मार्क्स और 0.33 मार्क्स। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन डे, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। ठीक है, सो ये आपको चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। वो एक पोएम थी बहुत अच्छी कि अगर आपको एक सेकेंड की वैल्यू पता होनी चाहिए तो आप ऐसे बंदों से पूछो कि जिसका एक्सीडेंट मिस हो गया है, और अगर आप एक मिली सेकेंड की वैल्यू जानना चाहते हो तो ऐसे बंदे से पूछो जो एथलीट की जो रेस होती है ओलंपिक वाली, उसमें उसको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, सो ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड कभी भी आपको जो एफर्ट्स है आपके कम नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ योर एफर्ट्स। और जब 100% दोगे तो यूपीएससी कभी ना कभी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, सो नेवर एवर गिव अप, मार्क माई वर्ड, यू विल एटलीस्ट क्लियर सम डे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। एंड दीज आर सर्टन प्रैक्टिकल टिप्स कि ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए और इस प्रोसेस में सक्सेसफुल बनने के लिए। फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि प्लान बी आपका होना बेहद ज़रूरी है आपके पास हमेशा। और ये प्लान भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहुत ही गंदा हो या बहुत ही आपके कैलिबर से बहुत नीचे हो। यू हैव टू बी वेरी रोबस्ट प्लान बी। अगर आप आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में, जिस फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है उस फील्ड के करियर के बारे में सोच सकते हैं, या फिर यू कैन गिव एनी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस। अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पहले 2-3 अटेम्प्ट जो यूपीएससी के होते हैं वो टाइम पे वो लोग स्टेट पीसीएस को बहुत इंफेरियर समझते हैं, बहुत मतलब लोअर ग्रेड का समझते हैं। ऐसा नहीं होता, स्टेट पीसीएस आर इक्वली कैपेबल, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आपको दोनों के लिए और बहुत सारे स्टेट पीसीएस ऐसा होते हैं जिनका सिलेबस हो, कंटेंट हो ऑलमोस्ट 60-70%, ऑब्वियसली देयर आर सर्टन चेंजेस, बट बहुत सिलेबस ओवरलैप होता है। तो आपको दोनों एग्जाम आराम से मतलब अच्छे से देने चाहिए, अच्छे पूरे दिल से मेहनत करनी चाहिए। देर आर मेनी सर्टन प्लान बी, फॉर एग्जाम्पल देर इज नाबार्ड का जो एग्जाम होता है, नाबार्ड ग्रेड बी, देन आरबीआई का होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीएपीएफ, ईपीएफओ। ठीक है, सो आपको ये सारे एग्जाम्स देने चाहिए। अगर आपके पास मतलब कोई भी एक अगर सिक्योर्ड सर्विस रहेगा, देन यू कैन अगेन ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज माय पॉइंट कि ऑलवेज बी रेडी विथ योर प्लान बी। स्पेशली जो लोग रूरल बैकग्राउंड से है, जिनका फिनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा वीक है, घर से उनको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, ये बंदों ने खुद देखो, ऐसा है कि प्लान भी आपको दो तरीके से हेल्प करेगा। फर्स्ट तो आपको इमोशनली सिक्योर स्टेबल रखेगा। अगर आपके पास कोई भी खुद का मतलब अगर आप खुद के फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपको मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको ये चिंता नहीं होगी कि यार मेरे घर वाले मेरे खर्चा कर रहे हैं। तो आपको हमेशा देखो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो यू हैव टू बी कैपेबल। अगर आप आईएएस बनने के लिए कैपेबल समझते हो खुद को, तो आपको इतना कैपेबिलिटी तो आप में ऑब्वियसली होना ही चाहिए कि आप एटलीस्ट खुद को और खुद की फैमिली के लिए थोड़ा सा फिनेंशियल बर्डन कम कर सको। ठीक है, सो ऑलवेज बी रेडी विथ योर प्लान बी ऑप्शन।
सेकेंड थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि यूपीएससी और एमपीएससी के जो एग्जाम्स है, दीज आर मैराथन रेसेस, दिस इज नॉट द स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब क्या, जो 100 मीटर का रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का, एकदम तेजी से दौड़ना होता है और खत्म रेस विद इन द स्पैन ऑफ फ्यू सेकेंड्स योर रेस इज ओवर। दिस इज नॉट यूपीएससी, यूपीएससी इज मैराथन। आपको कंटिन्यूअसली 42 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो उसके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एंड्योरेंस, स्टेमिना, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। ये जो एंड्योरेंस और स्टेमिना होता है, ये आपको बहुत, ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छे से पढ़ा, बहुत 12 घंटे पढ़ा, 13 घंटे पढ़ा और तीसरे दिन बस खत्म हवा, पूरी हवा टाइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कम से कम डेली पढ़ना है 8 to 6, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स आपको डेली पढ़ना है। जब आपका एग्जाम एकदम नियर बाय होगा तो आपको एटलीस्ट यू हैव टू रीच अबाउट 12-13 आवर्स पर डे। ठीक है, सो ये एग्जाम जो है कम से कम आपका 1.5 साल का एग्जाम है। माइंड डिस, जो ये चीज कभी नहीं भूलनी है, पूरा प्रीलिम से लेके जो आपका अपॉइंटमेंट तक का सफर है, कम से कम 1.5 साल उसमें लगेगा। अभी कोविड की वजह से तो 1.5 साल क्या, 2-2.5 साल तक जा सकता है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसको, ये चीजें जो है आपके कंट्रोल के बाहर की है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूपीएससी को बोल दो कि नहीं 1 साल में 3 बार प्रीलिम्स ले लो, ऐसा तो नहीं होने होगा। ठीक है, सो आपको खुद के हमेशा प्रिपेयर करना है कि देखो, एक ही बार जब मौका आएगा, जब प्रीलिम्स होगा 10 अक्टूबर तक, तो उसको इतना अच्छे से करना है आपको कि अगले प्रीलिम्स का इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द स्प्रिंट, दिस इज मैराथन एग्जाम। तो आपको एंड्योरेंस होना, आपके दिल में स्टेमिना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू बी बैलेंस योर डेली रूटीन। कुछ बंदे ऐसे देखे हैं मैंने, 12-12 घंटे पढ़ते हैं फिर भी नहीं क्लियर कर पाते। और साइमल्टेनियसली कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो 2-3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे अच्छे दिल से पढ़ते हैं, बाकी उनका उनका प्रोडक्टिव चीजें करते हैं और फिर भी क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरा दिन भर 12-13 घंटे बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, ऐसा नहीं। आपको कम से कम 1 आवर, देखो 7 to 8 आवर्स और स्लीप लेनी है आपको, रीजनरेट करेगी आपको जो आप रेस्ट करोगे। उसके बाद 1 आवर आपको खुद के लिए देना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ज्वाइन द जिम, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, जो आपको हॉबी होगा उसको आपको ये करना है। एक आवर देना है आपको फैमिली के लिए, बाकी जो सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, आधा से 1 घंटा आपको देना है जो डिजिटल वर्ल्ड, अभी दिस इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो आप यूट्यूब देख लो, गाने देख लो, जो कुछ करना है, बट मेक श्योर दैट ये जो 1 घंटा है डिजिटल का, ये आपको डिमोटिवेट ना करे, या फिर आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बस 5 मिनट के लिए फेसबुक स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कब निकल गए। सो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो बचे 7-8 घंटे, उसको आपको एकदम दिल से पढ़ना है। और जब आप पढ़ोगे एट दैट टाइम नो सोशल मीडिया। जैसे ही आप देखो, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं जब मेरे लाइब्रेरी में जाता था, आई नेवर यूज टू कैरी माई फोन विथ मी। मैं, मेरा टैब, अगर कुछ इमरजेंसी होता तो मेरे टैब पे मेरे को सब मिल जाता, बट आई यू नेवर यूज टू कैरी माई सेलफोन, स्मार्टफोन विथ मी इन माई लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आप लेकर भी जा रहे हो, एटलीस्ट कीप इट इन योर बैग व्हेन यू आर स्टडिंग, क्योंकि अगर आपका माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा तो चीजें दिमाग में नहीं जाएगी। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट एंड यू हैव टू बैलेंस योर डेली रूटीन। थर्ड थिंग इज दैट नेवर एवर बी अ प्रेशर कुकर। अगर आपके दिमाग में कोई निगेटिव थॉट से, अगर आपको बर्डन हो रहा है, इमोशनली आप वीक हो रहे हो, तो एटलीस्ट स्पीक आउट विद समवन, बीट फैमिली, बीट योर फ्रेंड्स, कोई भी हो, आपके जो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, आपके फैमिली वाले मेंबर्स हो, आपके मेंटर्स हो, आपके इंस्टीट्यूट वाले जो कोचिंग के सर हो, किसी से तो बात कीजिए, किसी आपके दिल की दुख भरी दास्तां किसी को सुनाइए। बट मेक श्योर दैट नेवर एवर बी, जो निगेटिव इमोशंस है, निगेटिव बर्डन है, वो आप में कभी दिल में भर भर के नहीं रहना चाहिए। So always speak out. Don't ever be a pressure cooker. Third thing is that meditation and yoga. This helps me a lot. बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रखने में मेहनत का है, ये करते हैं। योग निद्रा नाम की जो चीज़ होती है, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को नींद नहीं आती है एग्जाम के पहले दिन, या फिर प्रेशर होता है बहुत सारा, तो यू कैन ट्राई योग निद्रा, दिस विल हेल्प यू इमेंसली। इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बताया है, बड़े बड़े लोगों ने। तो आई वॉन्ट स्पेंड so much of time on this thing. This is very proven fact कि meditation and yoga will help you immensely. You cannot even imagine the benefit. But problem क्या होता है कि हम start ही नहीं करते। See,
आई एम वेरी लेजी पर्सन, ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आई एम वेरी लेजी पर्सन। मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही मोटिव था उसके पीछे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ना ही मेरे को एक्सरसाइज करना है ना, बस बैठे रहो आंखें बंद करके और जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, बस उन पर रिएक्ट नहीं करना है। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट इसके लिए किया था कि इसमें कुछ करना नहीं होता है, बट नाउ रियल आई एम रियली एंजॉइंग इट। देखो ऐसा है कि अभी अभी मेरा ऐसा है कि आई कैन स्किप एनीथिंग, आई कैन स्किप माई मील, आई कैन स्किप एनीथिंग, बट आई कैन नॉट स्किप माई मेडिटेशन ऑफ द डे। तो आपको ये चीजें हमेशा करती रहनी चाहिए। बस स्टार्ट करो, पहले 20-25 दिन अगर एक बार आपने कंटिन्यू कर लिया तो अपने आप हैबिट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने कि यूपीएससी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। देखो सेक्रीफाइस करना ऑब्वियसली जरूरी है, बट इतना सेक्रीफाइस करना नहीं चाहिए कि आपकी जिंदगी तबाह कर दे, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे, जब खेलोगे तो खेलोगे। कम से कम दिन का 1 घंटा आप अगर फिजिकल फिटनेस को देते हो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल, या फिर आपको जॉगिंग करना है जॉगिंग करो, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली 13-14, सी वी आर नॉट अ मशीन, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट प्रोग्राम, हम कंप्यूटर नहीं है। ये आपको सबसे पहले दिमाग में लेना चाहिए। बस आपको 8 to 10 आवर्स स्टडी, जब नॉर्मल शेड्यूल रहेगा पूरे साल का, आपको 8 to 10 आवर्स स्टडी करना है। जब एग्जाम पास में रहेगी, जब आपको ऑब्वियसली ज्यादा थोड़ा सा 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है, बट ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बनाए बनाए रखना चाहिए। यू हैव टू बी लिटिल बिट सोशलाइज विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये चीजें जो है आपको डिमोटिवेशन से या मेंटल स्ट्रेस से दूर रखेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज दैट सितारों से आगे जहां और भी है, देखो इसका आपको मतलब समझ के लेना चाहिए कि देर आर, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे वर really very talented, even more talented than those guys who actually cracked this exam, but still they could not somehow, उनके कुछ weaknesses रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम, लक फैक्टर, ये सारी जो चीजें हैं उसके वजह से they could not clear this exam। even they found, many of my friends fought for till their last attempt, but somehow they could not cleared it, ठीक है। so one of them is now he is leading actor in Marathi film industry, वन ऑफ माई फ्रेंड इज डूइंग गुड ग्रेट जॉब इन जर्नलिज्म फील्ड। तो देखो ये फील्ड ऐसा है यूपीएससी का, अगर आप इसमें खुदा ना खास्ता फेल भी कर जाते हो, इफ यू कैनॉट गेट द पोस्ट विच यू डिजायर्ड फॉर, बट स्टिल विच एवर यू फील्ड यू एंटर्ड, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, दैट इज माई अश्योरेंस टू यू। अगर आप यूपीएससी बहुत सच्चे दिल से करते हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आप कुछ ना कुछ तो सक्सेस हासिल कर ही लोगे, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सितारों से आगे जहां और भी है। ऐसा नहीं कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो गया। ऑब्वियसली इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं, यू हैव टू फाउट टिल द एंड। बट देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे, अभी जैसा हम शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो मिर्जा राजा जयसिंह के साथ उनका जो बैटल था, बैटल ऑफ पुरंदर, बहुत सच्चे दिल से, मुरारबाजी जो शिवाजी महाराज के सेनापति थे, वो आखिरी सांस तक लड़े, बट फिर भी उनको नहीं जीत, मतलब पुरंदर उनको हारना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, ट्रिटी ऑफ पुरंदर हुआ, आधा से ज्यादा साम्राज्य मुगलों को देना पड़ा, बट ही फॉट बैक। 6 सालों बाद उन्होंने सारे के सारे अपने किले फिर से जीत लिए, एंड आफ्टर ऑल फाइनली क्या हुआ, दे मराठाज एमर्ज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम इन एंटायर इंडिया, ठीक है। सो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सो दीज आर द कोट्स फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज कुंग फू पांडा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, एंड जिन्होंने नहीं देखी है या जिन्होंने सच्चा मीनिंग समझा नहीं है इसका, जस्ट गो थ्रू इट, 2 घंटे निकाल लो अपने बिजी शेड्यूल से, एक बार देख लो इसको, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको मोटिवेटेड रहने में, ठीक है। बिफोर द बैटल ऑफ द फिस्ट कम्स द बैटल ऑफ द माइंड। जैसे आपको ओरिजिनल बैटल आपका जब रहेगा, आप जो यूपीएससी के साथ आपका जो संघर्ष रहेगा, उसके पहले आपको खुद के मन पे काबू पाना है, खुद के मन को ये समझाना है कि ये मैं कर सकता हूँ, आई एम वेरी मच कैपेबल टू डू दिस थिंग। सेकेंड थिंग, योर रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम बीइंग योर बेस्ट ऑफ यू। देखो आप अगर आज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो ट्राई टू इंक्रीज एटलीस्ट 10 मिनट्स। अगर आप आज 100 एमसीक्यू कर रहे हो, कल 110 करो,
परसों 120 करो, ऐसे 10-10 MCQ अगर ज्यादा करोगे, मार्क माय वर्ड, वन डे विल बी देयर व्हेन यू कैन सॉल्व 1000 MCQ। ऐसा एक कोट है कि डू योर बेस्ट एंड ऑलवेज कीप इम्प्रूविंग योर बेस्ट। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले या फिर ओलंपिक रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, वो हमेशा यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना भी दिया तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू बीट देयर ओन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको करना है कि जैसा आप अगर आज 6 घंटे पढ़े तो एटलीस्ट ट्राई कल 6 घंटे 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कम नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड थिंग इज दैट टू मेक समथिंग स्पेशल यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट इट्स स्पेशल। ठीक है, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसका अंतिम ध्येय क्या है। अगर आपको वो जब आप उस कुर्सी पे बैठे होंगे, डीएम की कुर्सी पर, उस दिन आपका एक सिग्नेचर कम से कम 10 to 15,000 की पीपल को लाइफ के चेंज करने वाला है। ठीक है, सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो तभी आप उतनी मेहनत अंदर से आएगी आपके, वो आग जो है, जज्बात, जुनून, ये सारी चीजें आपको बनाए रखेगी। अगर आपको पता है आपका, अगर आपको दिख रहा है कि व्हाट इज योर फाइनल एम, ठीक है, तो आपको ये चीज सारी आपको बताएगी कि यू आर स्पेशल, यू कैन डू इट। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक जो दुष्यंत कुमार हिंदी के महान कवि है, उनका एक मैं आपको पंक्ति बताऊंगा, जो एस्पिरेंट वेब सीरीज जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी कि जो अपना कोविड पैंडेमिक चल रहा है उसमें हमको कैसे अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ठीक है, थैंक यू।